नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर और हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपनी इस वीडियो क्लासेस में। ये जो वीडियो क्लास है हमारी वो बेस्ड है फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। इसमें जो फर्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और फिर हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम लोग देखेंगे 5 और 6 मार्क्स से क्वेश्चंस। पहले स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कैन यू से चाइना अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वाई। चलिए, पहला इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 क्वेश्चन लगभग हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला पूछा जा रहा है 1 मार्क्स का है, मैक्सिमम आप कितने लाइन में इसको आंसर कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाइन, 3 लाइन नहीं जाना, मतलब बहुत रेयर केसेस में आप जा सकते हैं, बट कोशिश करिए 2 लाइन में इसको कवर किया जाए। तो कैन यू चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑब्वियस सी बात है नो, बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन हमें इसका रीज़न देना पड़ेगा वाई। क्योंकि आपने देखा होगा, बुक में आपने पढ़ा होगा कि चाइना में आपको इलेक्शंस जो होते हैं वो एक फेक इलेक्शन है। मतलब इलेक्शन हो तो रहे हैं लेकिन पब्लिक के पास कोई चॉइस ही नहीं है। क्यों? एक पॉलिटिकल पार्टी है और आपको सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी को ही देना है। मतलब आप वोट दें या चाहे ना दें, जीतेगा कौन? वही पॉलिटिकल पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, और अगर मान लीजिए है भी तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक तरह के अलायंस बन जाती है जो वहाँ की मेन पार्टी है। तो इसके लिए, क्योंकि देयर इज़ अ नो चॉइस ऑफ सिटीजन के पास कोई चॉइस ही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग चाइना को किसी डेमोक्रेटिक कंट्री, या उसके पास इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो सिर्फ फेक इलेक्शंस हैं, ठीक है, वो दिखाने के लिए हैं। चाइना के पास कोई ऑप्शन, मतलब सिटीजन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग उसको नो कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट मैक्सिको टिल 2000 वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपके पास कौन से ऐसे वैलिड रीजंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, आपको ये ऐसे 3-4 पॉइंट्स बताने होंगे जिसकी वजह से आप ये प्रूफ कर सकें कि जो मैक्सिको था 2000 तक, टिल 2000 तक वो एक नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। चलिए, क्या क्या रीजंस थे। पहला रीज़न, वहाँ पे जो भी इलेक्शंस हो रहे थे उसमें मेल प्रैक्टिसेस हो रही थी। कैसे मेल प्रैक्टिस? टीचर्स को, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनको प्रेशर किया जाता था कि आप सिर्फ वहाँ की जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसको ही वोट दीजिए। जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ठीक है, उनको मारना, उनको धमकाना या वोटिंग के समय चीटिंग करना, ये सारे काम होते थे। जितनी भी मशीनरी थी, गवर्नमेंट मशीनरीज थी, वो सारे रिसोर्स लगाती थी कौन सी, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में थी वहाँ, मतलब उसके लिए। तो जितने भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जो भी रिसोर्स लग रहा था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लग रहा था। बट 2000 के बाद ये सिचुएशन चेंज हो गई, इसीलिए मैक्सिको टिल 200 यानी 2000 तक वो नॉन डेमोक्रेटिक था। बट इसके बाद क्योंकि वहाँ की रिजीम चेंज हुई, तो गवर्नमेंट चेंज हुई, तब वहाँ की जो कंट्री बनी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स में है, हाउ कैन यू से दैट मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इन जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों नहीं थी, ऐसे क्या क्या कारण थे? कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है आपके पास, 1 लाइन या 2 लाइन में इसको ख़त्म करना है। जो जिम्बाब्वे की मीडिया थी वो फ्री क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पास ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई खबर नहीं छाप सकती थी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कोई गलती की या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम हुआ तो वो उसको वहाँ पे नहीं कर, वो एक तरह की स्टेट मीडिया थी, मतलब जो सरकार चाहेगी वही जिम्बाब्वे को दिखाएगी। कोई भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है सरकार के खिलाफ, वो उसको कवर करने का कोई राइट नहीं था। कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स, 1 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये एक कोटेशन है, मतलब एक स्टेटमेंट है और आपको इसे एक्सप्लेन करना है। क्या बोलना है? डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियोस देखी हो तो वहाँ पे ये डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को हमने बताया था कि डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स कैसे, मतलब किसी एक सिटीजन को डिग्निटी कैसे मिलती है, अगर उसके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हो। क्योंकि इसी को हमें एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ़ द सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट्स, दे हैव राइट टू वोट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सम बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स अगर उसके पास हो, मानव होने के नाते उसके पास अगर कुछ मूलभूत अधिकार हो, तो वो उसकी डिग्निटी मेंटेन रहती है। और जो डेमोक्रेसी होती है वो इन्हीं चीज़ को अलाउ करती है, मतलब ह्यूमंस को
कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे दे देती है जिससे उसकी डिग्निटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब, रिप्रेजेंटेटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव, कमेंट्स में बताइएगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होगी, ऐसी डेमोक्रेसी जो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर करे। जैसे अगर कोई कंट्री में या किसी भी देश में जनता खुद जाकर डेमोक्रेसी में या डिसीजन मेकिंग में काम ना ले या काम ना करे, बल्कि क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास रिसोर्स नहीं है, उसकी विलिंगनेस नहीं है ऐसा करने में, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इन लिमिटेशंस की वजह से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेती है और वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर उसके बिहाफ पर लोकसभा जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं या पार्लियामेंट जाते हैं उस कंट्री के, और वहाँ पे उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी चीज़ें या ऐसी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है। हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में है। पहला क्वेश्चन, वाई इज़ पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। परवेज मुशर्रफ के टाइम में आपने अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा, ईयर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया, उसको बायकॉट कर दिया। हिंदी में इसके लिए वर्ड आता है तख्ता पलट, आप लोग सुनेंगे बहुत बार कि सरकार का तख्ता पलट हो गया। मतलब परवेज मुशर्रफ जी ने वहाँ की जो सरकार थी उनका तख्ता पलट किया, उनको हटाया और ख़ुद से अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। तो अब आप बताइए, ऐसी गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे या अनडेमोक्रेटिक? ऑब्वियस सी बात है, नॉन डेमोक्रेटिक। क्यों? इलेक्शन तो हुए नहीं, जनता से वोटिंग कराई नहीं गई, जनता से कुछ पूछा नहीं गया, और आपने एक चुनी हुई सरकार को, हालांकि वहाँ पे चुनाव जो भी होते हैं वो आई डोंट थिंक कि फेयर एंड फ्री होते होंगे, बट फिर भी अगर वहाँ पे कोई एक ड्यू प्रोसेस से चुनी गई सरकार थी तो उसको आपने हटाया और ख़ुद जाके अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। तो ऐसी चुनी गई सरकार को आप डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। तो यहाँ इसका आंसर होगा नो, और फिर आप उसका नीचे एक्सप्लेनेशन देंगे। नेक्स्ट है, द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इन मैक्सिको नेवर लॉस्ट एनी इलेक्शन टिल 2000, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट। ओके, अब ये आपने देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग आपको सेम मिलेंगे। इसमें आपको बहुत थोड़ा लिखना था क्योंकि ये 1 मार्क्स का था और ये 3 मार्क्स का, इसमें थोड़ा सा आपको इलॉबरेट करके लिखना है। तो जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी मैक्सिको में, वो 2000 टिल 2000 इलेक्शन नहीं आ रही थी, इसके रीजंस लिखने हैं। ठीक है, अब रीजंस में क्या होगा, कुछ ऐसे आप पॉइंट वाइज रीज़न दे देंगे। इसको पैराग्राफ में लिखने से अच्छा, क्योंकि रीजंस पूछें तो आप 4-5 यहाँ पे रीज़न लिख दें, वही रीज़न जो यहाँ पे मैंने आपको बताए थे। वोटिंग करते समय बहुत सारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता था, मीडिया को अपने कंट्रोल में रखना, जितने भी रिसोर्सेज थे उसको अपने कंट्रोल में रखना, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उस समय की जो सरकार थी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, उसने सब अपनी मशीनरीज में ही अपना इस्तेमाल कर लिया था। राइट्स होते थे, दंगे होते थे, उनको कवर करने का उनको मतलब जो मीडिया थी उनको अधिकार नहीं होता था। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ लिख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, दिखा नहीं सकते थे। तो कुछ इस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके, या चुनावों के समय अचानक से बस वोटिंग केंद्र को बदल देना, घूस, है ना, ये सब चीज़ें करके वो किसी तरह से चुनाव जीत रही थी। तो कुछ ये ऐसे रीजंस पॉइंट में आप लिखेंगे जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राइट द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ईजी है, लास्ट क्लास की वीडियोज़ में मैंने जो एक टेबल बनाया था, आप वही अगर आप यहाँ पे लिख दें या आपने एग्ज़ाम में लिख दें, क्योंकि 3 मार्क्स का है तो आप लगभग 4-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने इन डिफरेंसेस को बताने के लिए। तो अगर आप वो देख सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे, आप अपनी जो गवर्नमेंट होगी वो ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाएगी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स। और फिर नॉन डेमोक्रेटिक में मतलब कि जो इसके अगेंस्ट हैं, डीमेरिट्स आप लिखेंगे तो वहाँ पे डिले बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बदलती रहती है, लीडर्स चेंज हो जाते हैं। वो वही लास्ट वीडियो में अगर आप उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड ऑफ डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एलिब्रेट दिस स्टेटमेंट। ये आपका एक स्टेटमेंट है जो बोल्ड लेटर में लिखा है और फिर इलेबोरेट करने के लिए बोला गया है कि इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करिए। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंट्री में डिफरेंसेस का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना बहुत नेचुरल है, बहुत कॉमन है, बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही
उन डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करती है या हैंडल करती है। कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री अगर होगी तो वो डिफरेंसेस को मैनेज करने की जगह ख़त्म करने की कोशिश करेगी कि ये डिफरेंसेस ही ख़त्म हो जाए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का गैप ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखते हुए एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है और ऐसे इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं ताकि दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट हो, जो डिफरेंसेस हो, वो मिनिमम हो सके। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़, फंडामेंटल राइट्स देकर, स्पेशल लॉ बनाकर, ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके प्रोटेक्शन को पे, मतलब कि माइनॉरिटीज़ का अगर आप प्रोटेक्शन करवा दीजिए तो वो इस डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकते हैं। और मान लीजिए कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, तो कॉन्फ्लिक्ट करते समय वहाँ पे केंद्र सरकार निष्पक्ष होकर, ना मेजॉरिटी के पक्ष में ना माइनॉरिटीज़ के पक्ष में, एक निष्पक्ष होकर काम करती है। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत आराम से सुलझ जाते हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स या 5 मार्क्स के जो लॉन्ग, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट, एक्सप्लेन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट इन चाइना दैट इन इंडिया। ओके, आपको चाइना और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में इस बात का ध्यान रखना है कि चाइना और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में आप बात करें और आपको बताना है कि डेमोक्रेटिक कंट्री एक बेटर गवर्नमेंट फॉर्म है इन कंपैरिजन ऑफ चाइना में जो नॉन डेमोक्रेटिक है। चलिए चाइना का एग्जांपल लेते हैं, मतलब चाइना को बेस बनाकर इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या इंडिया में वोटिंग है? यस है। चाइना में? यस। बट इंडिया की वोटिंग में ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। चाइना की गवर्नमेंट में ऑप्शंस नहीं है, पहला कट। सेकेंड, इलेक्शंस, आप यहाँ पे इलेक्शंस का प्रिडिक्शन हो सकता है कि कौन जीतेगा, नहीं पता, वो रिजल्ट आने के बाद ही डिक्लेयर होगा। वहाँ के इलेक्शन का रिजल्ट आपको पता है। नेक्स्ट, इंडिया में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होंगे, चुनाव में फिर से नेता जाएंगे और नेता से जनता क्वेश्चन कर सकती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। आप कोई भी डिसीजन लेंगे, सरकार आपसे या जनता आपसे, पत्रकार या मीडिया आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यही काम चाइना में नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स इंडिया में मिलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट चाइना में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स को अगर आप नोट करें या देखें तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप इसका आंसर कैसे करेंगे, आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, इंडिया का और चाइना का, और फिर यहाँ पे बताइए एक ऑब्जेक्टिव बनाकर कि यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, इलेक्शन पे, फंड अकाउंटेबिलिटी पे, ठीक है, सिटीजन्स के राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे, सिक्योरिटीज़ पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बिहाव पर चाइना और इंडिया के बीच में आप डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक पे आप यहाँ पे कर सकते हैं, वही जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। टेबल बनाइए, यहाँ पे गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इन दोनों के बीच में आप जो भी कंपैरिजन है दिखा दीजिए कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन फर्स्ट क्लास का। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो आपको मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो हमारे इसी बुक का जो सेकेंड चैप्टर है वो आपको मिलेगा इस वीडियो पे। आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, आप प्लेलिस्ट पे इसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं या क्लासेस अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक करिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके यहाँ पे एक्टिवली इनको फॉलो कर सकते हैं सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो की या जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।